हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक एंजाइम्स। एंजाइम्स में हमारे आने वाले 6 से 7 लेक्चर्स इसके बीच में होंगे। तो आज हम देखेंगे खाली एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। तो बच्चों, आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ा होगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसको, उसके रेट को या तो बढ़ा सकता है या कम करता है। और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आप देखते हो कि जो कैटलिस्ट है उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है, और ना ही वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म इन द सेंस कि उसका जो अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग सेम ही रहता है। तो ये करैक्टरिस्टिक होती है कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो जो हमारे एंजाइम्स हैं ये एक तरीके के ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। और कैसे ऑर्गेनिक है? ये प्रोटीनेशियस होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी प्रोटीन के ये बने होते हैं। और ये भी क्या करते हैं कि क्योंकि ये लिविंग वर्ल्ड में कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली ये बायोकेमिकल रिएक्शन जहाँ पर भी हो रही है तो उसके रेट को जनरली ये बढ़ाते हैं। इन्हें हम बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। तो सिमिलरली जैसे कैटलिस्ट किस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, वैसे ही एंजाइम्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। और हमें एज सच हमको ये एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है, यानी इनका अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन आप कह सकते हो कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो सेम ही रहता है। और अपने आप में ये रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली इंक्रीज करते हैं और अपने आप में इनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये अब जो टर्म कैटलिस्ट है ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया था, कुहन ने दिया था। और पहले जो कैटलिस्ट वर्ड है उसकी जगह वर्ड यूज होता था फर्मेंट। तो फर्मेंट वर्ड यूज होता था। तो जब इन्होंने ये टर्म दिया कैटलिस्ट, यानी कैटाबोलिकली एक्टिव सब्सटेंस कैटलिस्ट, सॉरी एंजाइम्स, जब इन्होंने वर्ड दिया जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए था, तो ये फर्मेंट वर्ड फिर बाद में यूज़ नहीं हुआ, इसको उसने रिप्लेस किया। अब कैटलिस्ट आपके दो टर्म आते हैं। एक होते हैं एक्सो एंजाइम्स और एक होते हैं एंडो एंजाइम्स। जैसा कि नाम बता रहा है, एक्सो मीन्स बाहर। तो एक्सो एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। और एंडो एंजाइम्स क्या होते हैं? इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। मीन्स जो एंजाइम्स सेल के बाहर फंक्शन करते हैं वो हो गए आपके एक्सो एंजाइम्स। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स जनरली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब आपके एक्सो एंजाइम्स हैं।
और एंडो एंजाइम्स क्या होते हैं, जो सेल के अंदर काम करते हैं, यानी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल में एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हो गए आपके एंडो एंजाइम्स। या फिर जैसे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसमें, या जो ग्लाइकोलिसिस का मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हो गए आपके एंडो एंजाइम्स। अब एक टर्म आता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा बायोकेमिकल मॉलिक्यूल होता है जिस पे कि एंजाइम अपना काम करता है। और इन केस अगर एक से ज़्यादा बायोकेमिकल सब्सटेंस है या एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट है तो उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। सिमिलर जैसे कि हम नॉर्मल हमने फिजिक्स ये आपकी केमिस्ट्री में पढ़ा है, रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है। अब एक टर्म आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी केमिकल जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसमें जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो गए प्रोडक्ट। और एक इसी से मिलता जुलता टर्म है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज कोई मेटाबॉलिक पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे में 2-3 या उससे ज़्यादा रिएक्शंस हो सकती हैं, तो एट द एंड आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है एट द एंड ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे, तो उसे बोलेंगे हम एंड प्रोडक्ट। अब देखते हैं एंजाइम्स का बायोकेमिकल या इनका नेचर देखते हैं, ठीक है। तो जब हम इनका केमिकल नेचर देखते हैं तो ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। तो इनका केमिकल नेचर कैसा हो गया कि ये प्रोटीन के बने होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ कुछ जैसे हमने आरएनए पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड्स जब पढ़े थे तो हमने वहाँ देखा था कि कुछ आरएनए उनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि आपका हो गया राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज पी। तो ये 2 आरएनए हैं जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। अदरवाइज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। अब क्या है कि सपोज ये कोई एंजाइम है, ठीक है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट भी बहुत सारे एंजाइम्स में पाया जाता है। तो इस बेसिस पे हम एंजाइम्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनके 2 टाइप हो सकते हैं। एक हो गए सिंपल एंजाइम्स, ठीक है। सिंपल एंजाइम्स क्या हो गए, ऐसे एंजाइम्स जो कि सिर्फ प्रोटीन के बने हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और यूरिएज हो गया। तो वो एंजाइम्स जो सिर्फ प्रोटीन के बने होंगे वो हो गए आपके सिंपल एंजाइम्स। और एक हो गए आपके कॉन्जुगेट, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जिसमें कि एक एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। इस एडिशनल जो ये आपका एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसे हम नाम देते हैं कोफैक्टर, ओके। और इस केस में हम इस प्रोटीनेशियस जो पार्ट है इसको हम नाम देंगे एपो एंजाइम का, ओके। तो ऐसे एंजाइम जिसमें एपो एंजाइम यानी प्रोटीनेशियस पार्ट है और एक एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट है, उनको हम बोलते हैं हॉलो एंजाइम। आप कह सकते हो कि कॉन्जुगेट एंजाइम का ही दूसरा नाम हॉलो एंजाइम भी है, करेक्ट।
कोफैक्टर हो गया, एपोएंजाइम हो गया, होलोएंजाइम क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो ये कोफैक्टर होता है ये छोटा पार्ट होता है, एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और हीट स्टेबल पार्ट होता है, हीट की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हीट की वजह से जनरली प्रोटीन जो है अपना वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी जो एपोएंजाइम होगा, प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, वो हीट लाइबल है, वो डीनेचर हो जाएगा। और जनरली जो नॉन प्रोटीन पार्ट यानी जो कोफैक्टर होता है ये हीट स्टेबल होता है। अब ये जो कोफैक्टर है अगेन ये दो टाइप का हो सकता है, या तो ये ऑर्गेनिक होगा या ये इनऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक में भी अगेन ऑर्गेनिक पार्ट भी दो टाइप के हो सकता है। ऑर्गेनिक भी दो टाइप को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कोएंजाइम्स और एक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? इजीली सेपरेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर। कोएंजाइम्स इजीली सेपरेबल होते हैं, यानी कि एपोएंजाइम से ये आसानी से इनको सेपरेट किया जा सकता है। इजीली सेपरेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। एग्जाम्पल जैसे कि हमने न्यूक्लियोटाइड्स में पढ़ा था, जो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वाइटामिन्स, इनके एग्जाम्पल हो गए न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वाइटामिन्स। इसमें हमने दो पढ़े थे, अगर आपको याद हो वो लेसन, निकोटिनामाइड और राइबोफ्लेविन, है ना। इसमें लाइक NAD और लाइक FAD, तो ये दोनों के दोनों क्या है? कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है नॉन डिसोशिएबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है। नॉन डिसोशिएबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। यानी ये टाइटली अटैच होता है किससे? एपोएंजाइम से। इसको डिसोसिएट करना, इसको वहाँ से हटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इसमें जैसे एग्जाम्पल हो गए आपके, जैसे हीम है ना, जो मायोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। तो ऐसे ही ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज या साइटोक्रोम कैटालेज में ये पाया जाता है। अच्छा, दोनों के दोनों जो कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दोनों ही कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इनके तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला काम तो ये है कि ये सबस्ट्रेट को एंजाइम्स के कांटेक्ट में लाने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि ये जो भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको पकड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं NADP पॉजिटिव की अगर बात करूं, तो जब डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं, तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस में ये NAD या NAD पॉजिटिव क्या करता है कि हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन एटम है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको पिक करता है। और तीसरा काम इनका होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसको किसी दूसरे अगर जो आपकी ये है मेटाबॉलिक पाथवे, अगर उसमें दूसरे जो रिएक्टेंट है वहाँ तक पहुँचाना है तो उसको ये वहाँ तक ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, चाहे कोएंजाइम्स हो चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं कि ये एक्टिवेटर्स की तरह काम करते हैं। ये एक्टिवेटर्स की तरह काम करते हैं, यानी ये क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे एंजाइम्स को, ठीक है। और ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके हो गए मिनरल आयंस,
इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि Fe पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे कि आपका जो आयरन आयन है, Fe पॉजिटिव आयन है, ये कैटालेज एंजाइम के लिए एक्टिवेटर का काम करता है। और जैसे Cl क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, ये जो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, उसको उसकी एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये हो गए केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, और उसी में हमने पढ़ लिए कि एंजाइम के यू कैन से पार्ट्स ऑफ एंजाइम। अब हम देखते हैं कि एक्टिव साइट और रिएक्टिव साइट क्या होती है। दो टाइप की साइट्स हैं, एक है एक्टिव साइट और एक है रिएक्टिव साइट। एक्टिव साइट और रिएक्टिव साइट, ठीक है, इसे रिएक्शन साइट भी बोलते हैं। तो एक्टिव साइट क्या होती है, आपको पता है एंजाइम्स क्या हैं, दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। व्हेन आई से लार्ज, देन प्लीज आप ध्यान में रखिए कि बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से लार्ज, ठीक है। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, लेकिन जो एंजाइम का पोर्शन सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है वो एक बहुत ही छोटा पोर्शन होता है, ठीक है, यानी एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन एंजाइम का सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है। इसी जो पोर्शन जो कांटेक्ट में आ रहा है इसे एक्टिव साइट बोलते हैं। तो एक्टिव साइट अगर मैं कहूँ तो ये एंजाइम का वो एरिया है या ये वो पोर्शन है जो कि कैपेबल होता है किसके लिए, फॉर अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग द सबस्ट्रेट, ठीक है, ये सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट और होल्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये सबस्ट्रेट भी कैसा होगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। हर एक एंजाइम, आप कह सकते हो हर एक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होता है, या आप कह सकते हो कि हर एक एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, होल्ड करता है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ इट्स पर्टिकुलर चार्ज यू कैन से, और यू कैन से क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर शेप है या साइज है, ठीक है, इस एक्टिव साइट का, इसीलिए वो उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को पकड़ पा रहा है या उस पर एक्ट कर पा रहा है ताकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो। अच्छा, अभी जो एक्टिव साइट होती है, ऑफ कोर्स एंजाइम पूरा का पूरा एंजाइम क्या है, प्रोटीन का बना है, तो ये एक्टिव साइट में भी एक्टिव साइट जो है वो भी कुछ अमीनो एसिड और उनके साइड ग्रुप्स की बनी होती है। कैसे कि जो, और ये इस तरीके से होती है कि जो अमीनो एसिड्स हैं और जो उनके साइड ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से यू कैन से एक साथ होते हैं, एक स्पेशल वे या स्पेशल फैशन में वो एक साथ होते हैं कि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल की वहाँ पर स्पेशल सेकेंडरी और टर्शियरी फोल्डिंग होती है, और उस वजह से जो एक्टिव साइट है उनका जो शेप होता है या जो साइज होता है वो वहाँ पर डिसाइड होता है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आके लगेगा। ऑफ कोर्स उसमें जो कोफैक्टर हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब किसी भी एंजाइम में एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स हो सकती हैं। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि एक्टिव साइट एंजाइम में प्रेजेंट वो एरिया है जहाँ पर कि सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। सिंपल लैंग्वेज में एक्टिव साइट ये है। अब रिएक्टिव साइट या रिएक्शन साइट क्या होती है कि सबस्ट्रेट या जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें भी कुछ स्पेसिफिक एरिया होंगे उनकी सरफेस पे जो कि एंजाइम से प्रिसाइजली बाइंड करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टिव साइट। अगर मैं एक डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊं, लॉक एंड की वाला डायग्राम है, तो अगर ये
पूरा एंजाइम है, तो ये जो स्पेसिफिक साइट मैंने बनाई ये हो गई एंजाइम की एक्टिव साइट। अब इसमें सिर्फ जो इस टाइप का सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट होगा वही फिट होगा, है ना। तो ये जो सरफेस होगी रिएक्टेंट में या सबस्ट्रेट में, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया होगा जो बाइंड करेगा एंजाइम से, उसे हम बोलेंगे रिएक्टिव साइट या रिएक्शन साइट। तो यहाँ पर एंजाइम्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम एंजाइम्स को और बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर आपको ये समझ आया होगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।